आज इस सेशन में हम लोग टीजीटी साइंस टेस्ट सीरीज का आज का जो टेस्ट पेपर है उस पर चर्चा करेंगे। इसमें देखिए 60 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर हम लोगों ने देखा। संडे 8 दिसंबर, ये टेस्ट पेपर संडे 8 दिसंबर का है। 8 दिसंबर, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। टेस्ट पेपर टीजीटी का, और इस पे पहला सवाल जो है उसको देखते हैं। पहला सवाल, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एनर्जी लेवल designated by principal quantum number n is equal to total number of orbitals in an energy level designated by principal quantum number n is equal to। कोई एक एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल का मतलब हम कहें कोई एक कोष है, कोई एक सेल है, और उस सेल में उस सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, तो उस सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे। तो ध्यान देंगे, हम लोगों ने पढ़ा है n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या क्या बताता है। ये बताता है पहला, नंबर ऑफ सब सेल इन एनी सेल, किसी कोष में कितने उपकोष होंगे, और इसकी संख्या उतनी ही होती है जितनी की कोष की संख्या है। जैसे अगर पहला कोष है, n की वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब 1 उपकोष। अगर n की वैल्यू 2 है तो उसमें 2 उपकोष होंगे। अगर n की वैल्यू 3 है तो उसमें 3 उपकोष होंगे। किसी कोष में कितने उपकोष होंगे, यह डिपेंड करता है कि उस कोष के लिए मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है। किसी भी कोष के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितना होती है, उस कोष में उतने ही उपकोष हैं। लेकिन हमारे प्रश्न में उपकोष नहीं पूछा गया है। हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया है, ऑर्बिटल पूछा गया है। फिर भी हमें उपकोष पे चर्चा करनी है, क्योंकि अगला प्रश्न शायद उपकोष पे ही पूछ लिया जाए, इसलिए उपकोष पे चर्चा करनी है। अब देखिए अगला क्या है, नेक्स्ट क्या है कि किसी n, और क्या बताता है, n व्यक्त करता है कि किसी कोष में एक तो उपकोष कितने हैं, दूसरा किसी कोष में कितने कक्षक है, और किसी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमने बताया था। नंबर ऑफ सब सेल्स कितने होते हैं, इक्वल टू n के। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये होता है n स्क्वायर के, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये किस पे कितना होता है, 2n स्क्वायर की। तो ध्यान देंगे, अगर किसी कोष में कितने उपकोष हैं ये आपको बताना है, ये पता करना है। तो देखिए कि उस कोष के लिए जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी होगी उतने उपकोष होंगे। उसका स्क्वायर कर देंगे तो कक्षक मिल जाएंगे, और उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो हमें ऑर्बिटल मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, n स्क्वायर के बराबर। तो देखिए इसमें कौन सा विकल्प सही है, चौथा विकल्प, ठीक है ना। तो किसी भी एनर्जी लेवल के लिए मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू जितनी होती है उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको जो है उसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं ये मिल जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स कर देंगे स्क्वायर करके, 2 टाइम्स, तो आपको जो है कितने इलेक्ट्रॉन है ये मिल जाएगा। अगला देखिए,
अ 3p ऑर्बिटल है, एक 3p कक्षा में होता है। क्या होता है देखिए, पहला इन्होंने दे रखा है टू स्फेरिकल नोड, 3p ऑर्बिटल है, स्फेरिकल नोड दो बता रहे हैं, टू नॉन स्फेरिकल नोड, चौथा तीसरा वन स्फेरिकल नोड और वन नॉन स्फेरिकल नोड, पांचवा सॉरी डी विकल्प वन स्फेरिकल नोड और टू नॉन स्फेरिकल नोड। तो 3p ऑर्बिटल में देखिए कितने रेडियल नोड होंगे, स्फेरिकल नोड का मतलब रेडियल नोड, और नॉन स्फेरिकल यानी प्लेनर अर्थात हम कहें नोडल प्लेन। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अगर हम देखें तो नंबर ऑफ नोड्स, नोड्स कौन से रेडियल, ये कितना होता है n माइनस एल माइनस वन के। तो 3p के लिए हमें पूछा गया है ना 3p, तो 3p के लिए n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है और माइनस 1, तो कितना हो गया, एक रेडियल नोड हो गया। ठीक है, नोडल प्लेन कितना होता है, ये नॉन स्फेरिकल, ये तो रेडियल, स्फेरिकल है, नोडल प्लेन नॉन स्फेरिकल, नोडल प्लेन ये किसके बराबर होता है, एल के बराबर होता है। तो पी सब सेल के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 होगा। पी सब सेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो एक स्फेरिकल और एक नॉन स्फेरिकल, दोनों नोड एक एक है, तो विकल्प सही कौन सा होगा, इसमें वन स्फेरिकल एंड वन नॉन स्फेरिकल, अर्थात जो विकल्प 3 है सी है वो सही उत्तर है। विकल्प सी यहां पर सही उत्तर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन, एजाइड आयन में कि 4.2 ग्राम में कितने जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है ना, कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे ये हमें बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.3 ग्राम ऑफ एजाइड आयन। अगर हम देखें एजाइड आयन, तीन नाइट्रोजन आइटम इसमें है, ठीक है ना, और इस पर जो है एक नेगेटिव चार्ज है, 3 नाइट्रोजन आइटम है और एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अगर यह जो है इसमें एक मॉलिक्यूल में अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो नाइट्रोजन किस ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 15 का, इसके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 और 3 एटम है तो 5 3 15 और प्लस एक नेगेटिव चार्ज है तो एक और, कुल कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर हम एक मोल की बात करें तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 14 त्रिक 42 3 एटम है, तो 42 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतना। ठीक है, जितना एवोगैड्रो एक, फिर से ध्यान दे, एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन इतना ग्राम होता है, तो हम कहें कि एक मोल एजाइड आयन, एक मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मोल मॉलिक्यूल में 16 मोल मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, या इतने ग्राम में 16 मोल मॉलिक्यूल होंगे, मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो 4.2 ग्राम में 4.2 में कितने होंगे 1.6 इंटू एवोगैड्रो नंबर के। तो एवोगैड्रो नंबर के फिर से एक बार देख लीजिए, अगर कुछ डाउट हो तो देखिए, यहां पर एजाइड आयन 3 नाइट्रोजन परमाणुओं से मिलकर के बना है। एजाइड आयन में 3 नाइट्रोजन परमाणु है, तो एक नाइट्रोजन परमाणु के संयोजी कोष में
5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 नाइट्रोजन परमाणुओं के संयोजी कोष में 15 इलेक्ट्रॉन। एक इस पर ऋण आवेश है, ऋण आवेश, तो 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ देंगे, तो अब ये कितना हो गया, कुल मिला के 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, 16। अगर एक मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसको 1 मोल कहें, 1 मोल में ये 16 मोल होंगे, कितने हो जाएंगे, 16 मोल। ठीक है, अगर इनकी संख्या चाहिए तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका 1 मोल कितना होता है, 14×42 ग्राम, तो 42 ग्राम में 16 मोल, तो 4.2 ग्राम में 1.6 मोल, और इसकी संख्या चाहिए 1.6 को एवोगैड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है, इसमें पहला ही विकल्प सही है। ठीक है, यहां पर पहला ही विकल्प सही है, 1.6 इंटू एवोगैड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, as electron move away from the nucleus its potential energy। अब देखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता है उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ध्यान देंगे, चाहे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कहें चाहे टोटल एनर्जी की बात कहें, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, न्यूक्लियस के जितना नजदीक होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू उतने ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, घटती है। इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी जो है बढ़ती है, माइनस से ऊपर जाती है। ये पहला विकल्प इसमें सही है। ठीक है ना, नाभिक से दूर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ती जाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, एन इलेक्ट्रॉन हैज आयन इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहां पर ध्यान देंगे ये जो है डी गड़बड़ है। आयन इलेक्ट्रॉन है, आयन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया गया है। प्रेडिक्ट देयर पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक, आप इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर इसका अनुमान लगाना है, आवर्त क्या होगा, वर्ग क्या होगा और ब्लॉक क्या होगा। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर हमें उसका वर्ग, ब्लॉक, आवर्त, इन सब का अनुमान लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले ब्लॉक, किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है वह एलिमेंट उसी ब्लॉक का होता है। ठीक है ना, बोर ने आवर्त सारणी को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर 4 खंडों में विभाजित किया है, एस, पी, डी और एफ खंड। ठीक है, और कौन सा एलिमेंट किस खंड में जाएगा यह निर्भर करता है कि उस एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है। तो देखिए, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पी उपकोष में है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पी उपकोष में है। तो यह किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ब्लॉक इसका पी होगा। ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक इसका पी हो जाएगा, यह पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। उसके बाद यह किस आवर्त में होगा, किस ग्रुप में होगा, तो इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आउटर मोस्ट सेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इसका जो है बताता है आवर्त, पीरियड। तो ये किस पीरियड में होगा, पीरियड इसका 3 हो जाएगा। वर्ग क्या है, अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या +10 करेंगे
तो हमें उसका ब्लॉक मिल जाता है। तो संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन सॉरी उसका हमें ग्रुप मिल जाता है। 6 में 10 जोड़ देंगे तो ग्रुप क्या हो जाएगा 16। तो यह है पहला चीज, तीसरे आवर्त में है। ठीक है, किस आवर्त में है? तीसरे आवर्त में। क्यों? क्योंकि संयोजी कोष के जो उपकोष हैं या संयोजी कोष का जो इलेक्ट्रॉन है उसका मुख्य क्वांटम संख्या 3 है, तो तीसरे आवर्त में है। अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जा रहा है तो ब्लॉक पी में है। और संयोजी कोष में कुल 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसमें 10 जोड़ दीजिए तो ग्रुप 16 का है। तो पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है। यह है थर्ड पीरियड में है, ब्लॉक पी है और ग्रुप इसका 16 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 55 बिलोंग्स टू, परमाणु क्रमांक 55 वाला तत्व किस ब्लॉक में होगा? अब ये ध्यान देंगे। वैसे अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है ना। तो इसका 3 है, 11 है, 19 है, फिर इसका कितना है 37 है, और फिर 32 मिला दीजिए। दो फिर यहां से यहां 8, फिर 8 18 18, इसमें 18 जोड़ देंगे तो 55 आ जाएगा सीजियम का। फिर 32 जोड़ते हैं तो 55 है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 55 एस ब्लॉक का एलिमेंट है। वैसे भी कौन सा आवर्त किस एलिमेंट से शुरू होता है ये आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखेंगे तो वो एलिमेंट किस ब्लॉक में आ रहा है ये भी हम निकाल लेंगे। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसका एक तरीका है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो छोटे एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 30 35 40 42 तक होती है उनका तो इजी वे में लिख लिया जाता है। बाकी जिनकी बड़ी संख्या है उनमें डिफिकल्टी आती है। इसलिए कौन सा आवर्त किस एटॉमिक नंबर से शुरू हो रहा है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखेंगे तो बाकी सबका हमें फिर उसी आधार पर याद आ जाता है, मिल जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये एक एटम, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया और मोनो पॉजिटिव आयन बनाया, आयोनाइजेशन एनर्जी E1। फिर उस आयन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला गया, डाई पॉजिटिव कटायन बना, डाई पॉजिटिव आयन बना, आयोनाइजेशन एनर्जी E2। तो इन्होंने कहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर E1 एंड E2, ये दे रखा है। ठीक है, करेक्ट रिलेशनशिप ये ध्यान देंगे। किसी भी परमाणु से जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमें कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एनर्जी हमें और ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि अब इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इस धनायन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके इस पे डबल पॉजिटिव चार्ज करना। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब एक निकल गया तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। किसी परमाणु से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है, आयनन ऊर्जा बढ़ जाती है। पहला, दूसरा, तीसरा जैसे जैसे निकालते जाएंगे आयनन ऊर्जा बढ़ती जाएगी। पहली आयनन ऊर्जा सबसे कम, दूसरी और ज्यादा, तीसरी और ज्यादा, चौथी और ज्यादा। इस प्रकार से जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वैसे वैसे आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या? किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में जब हम एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं तो उसमें उस परमाणु से जो एनर्जी निकलती है,
जब एक इलेक्ट्रॉन हम प्रवेश कराते हैं तो एटम एनर्जी को रिलीज करता है और वही रिलीज की गई एनर्जी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को व्यक्त करता है। अब देखिए, अगर हम किसी परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएं तो कौन कौन से मुख्य फैक्टर वहां पर है। देखिए, दो चीजें यहाँ मुख्य होती है। एक तो अगर ये बाहरी इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ आ रहा है, तो आने के बाद जैसे यहाँ एंटर करेगा तो ये इस नाभिक का आकर्षण बल इसको यहाँ एंट्री करने में हेल्प करता है। अगर कोई ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, वो इस कक्षा में आना चाह रहा है, तो नाभिक उसको आकर्षित करके इस कक्षा में एंट्री दिलाने में हेल्प करता है। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना अधिक होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी अधिक होगी। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित है वो इसको रिपेल करते हैं, रिपेल करके इसकी एंट्री को रोकते हैं। तो यहाँ अगर जगह कम है या इलेक्ट्रॉन पहले से बहुत ज्यादा है या यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जैसा फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाती है। तो यहाँ पे देखिए एटम की साइज क्या है, एक तो ये, और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज क्या है। ये दोनों फैक्टर इन्होंने दे रखा है, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज दोनों पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दोनों फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को निर्धारित करते हैं। अगला देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, the outermost electronic configuration of the most electronegative element is, सबसे अधिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आइटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है, बहुत सवाल पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की सबसे ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, इसको ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। इन्होंने पूछा है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, इसका वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, अर्थात कुल 7 इलेक्ट्रॉन इसके संयोजी कोष में होते हैं और ns2 np5 ये जो है इसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हमें 4 एटॉमिक ऑर्बिटल की आवश्यकता होती है और ये जो है एक प्लेन में होते हैं, समतल में होते हैं। तो एस एक जो है हमें क्या चाहिए होता है, एक एस ऑर्बिटल sp2d या dsp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है, dsp2 ये जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तब हमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, तब हमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स प्राप्त होते हैं। और यहां पर हमें लगता है कि जो आपको विकल्प दिया गया है शायद आपके उसके साथ टेस्ट पेपर के साथ जो कोई आंसर शीट दी गई है उसमें मिस्टेक है, ध्यान देंगे। एक तो एस है, एक पी है, लेकिन डी कौन सा होगा, तो ध्यान देंगे, एक थोड़ा सा इधर चर्चा कर देते हैं, डी कौन सा होगा। ये देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कब बनता है, ये है, ये एक्स वाई और ये जेड। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में लिगेंड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग
और वाई एक्सिस के अलोंग लिगेंड होते हैं, जेड एक्सिस पर कोई लिगेंड नहीं होता है। तो एक तो स्फेरिकल ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल, ये तो हमेशा रहेगा। एक पी एक्स होगा जो कि एक्स एक्सिस पर है, और पी वाई होगा जो कि वाई एक्सिस पर है, और तीसरा जो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा जो कि इन्हीं एक्स वाई एक्सिस पर होता है। चूंकि लिगेंड एक्स वाई डायरेक्शन में है, तो ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में वो वही इन्वॉल्व होंगे जो इसी ऑर्बिटल इसी एक्सिस पर ओरिएंटेड है। तो यहां पर एक तो एस होगा, पी एक्स होगा, पी वाई होगा, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होंगे। ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे किसमें, जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके हाइब्रिडाइजेशन में। तो अभी मैं देख रहा था, इसमें शायद आपको विकल्प सी टिक कराया गया होगा, जो आंसर की मिली होगी उसमें विकल्प सी होगा, लेकिन आप उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। ये विकल्प बी सही है इसमें, ठीक है, विकल्प बी सही है, एस पी एक्स पी वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। Which of the following compound has the smallest bond angle? सबसे छोटा बॉन्ड एंगल किसका है? तो देखिए बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करता है, एक तो हाइब्रिडाइजेशन के तरीके पर, मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा सेंट्रल मेटल एटम के पास लोन पेयर कितने हैं उस पर डिपेंड करता है, तीसरा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है, और इसका क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है सॉरी। तो sp2 सबसे बड़ा होगा, यानी ये फाइट से बाहर है। इन्हीं तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसमें देखिए केवल एक लोन पेयर है, अर्थात यह भी फाइट से बाहर है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों का है, और इन दोनों में दो दो लोन पेयर भी है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, लोन पेयर सेम हो, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। जिसका सेंट्रल एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका बॉन्ड एंगल छोटा होता है। तो ऑक्सीजन की तुलना में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसी का बॉन्ड एंगल सबसे छोटा होगा, अर्थात इसमें विकल्प सी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, among the following compound the one that is polar and has the central atom with sp2 hybridization। कौन सा पोलर है, पोलर कंपाउंड कौन है, और किसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है। तो देखिए HCl ये भी पोलर है, ये नॉन पोलर है, और ये नॉन पोलर है, और ये पोलर है, दो पोलर है। लेकिन सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन इसमें जो है 1 2 3 4, ये sp3 होगा, इसका जो है sp3 होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, इसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, अर्थात यही विकल्प सही है, ठीक है। इसमें देखिए दो ऑक्सीजन जुड़े हैं तो दो सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन जुड़ा है सिग्मा बॉन्ड हो गया, दो और 2 4 5, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास होता है, तो इसका sp3 होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो है, तो पहला विकल्प इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 में देखिए which one has minimum dipole moment, किसका डाइपोल मोमेंट मिनिमम होगा। हमने बताया है ऑलरेडी क्लास में कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, और अगर दो बॉन्ड के डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में इंटरैक्ट हो रहे हैं तब या तो वे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डाइपोल मोमेंट उनका जीरो होगा या मिनिमम होगा। यहां पर देखिए एक ट्रांसब्यूट टू इन है, ट्रांसब्यूट टू इन का मतलब CH3 CH
HCH3, इसके बांड का डाइपोल इधर होगा और इसके बांड का डाइपोल इधर होगा, दोनों एक दूसरे के को कैंसिल कर देंगे, इसी का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, न्यूनतम होगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इस पे देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे एक मॉलिक्यूल दिया गया है और इसमें जो है प्रत्येक एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है। एक मॉलिक्यूल दिया गया है और इसमें प्रत्येक एटम का हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर देखिए 3 सिग्मा बांड है तो sp3, यहाँ 2 सिग्मा बांड है तो सॉरी यहाँ 4 सिग्मा बांड है sp3, यहाँ 3 सिग्मा बांड है तो sp2, यहाँ 2 सिग्मा बांड है तो sp, यहाँ 3 सिग्मा बांड है तो sp2। तो sp3 sp, अच्छा इसमें विकल्प जो है sp3 sp2, अच्छा ये नीचे वाला विकल्प है जो सी वाला जो ढका हुआ है, देखिए इसमें विकल्प ये होगा sp3 sp2 sp और sp2, विकल्प सी सही है इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15, कंपाउंड हैविंग अ डाइपोल मोमेंट, किस यौगिक में डाइपोल मोमेंट है। देखिए ये तो लीनियर है ना, इसमें डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ये टेट्रा, जितनी रेगुलर ज्योमेट्री होती है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी ज्योमेट्री रेगुलर होती है और जिनमें एक जैसे सभी बॉन्ड होते हैं, एक जैसे सभी एटम होते हैं, यानी बॉन्ड के डाइपोल में डिफरेंस ना हो, उनका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट 0। इसमें देखिए सारे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है और रेगुलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, इसमें 0। सभी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसमें भी प्लेनर, यह है हेक्सागोनल प्लेनर है, इसका भी 0। इसी में डाइपोल मोमेंट होगा क्योंकि ये नॉन लीनियर है, बेंट है और लोन पेयर है, ये इसी का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, ठीक है ना। इसी में रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। तो देखिए अगर हम ऑक्सीजन को देखेंगे तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग में इसके जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जैसे जैसे आप इसका अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर घटता है। लोवेस्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के 2p उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों का मिला के 4 और 4 8 हो गया। तो इसका जो है सिग्मा 2p Z2 पाई 2p X2 पाई 2p Y2, तो इसमें 6 हो गए और उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग 2px में 1, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में 1 होता है। यहां अगर इलेक्ट्रॉन आते गए एंटी बॉन्डिंग में तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, यहां से निकलते गए तो बढ़ेगा। तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर देखिए इसका होगा, उससे कम इसका होगा, उससे कम इसका होगा और सबसे कम चौथे का होगा क्योंकि उसके एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, चौथे का होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर जो है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, ये ध्यान देना है। नॉट करेक्ट, ऐसे सवालों में धोखा होता है। पहला है हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, बस प्रायर टू देयर कॉम्बिनेशन इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के पहले एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं, तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ये तो स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। sp2 hybrid orbitals are formed from 2 p atomic orbitals and 1 s atomic orbital, ये भी सही है। एक s और 2 p ऑर्बिटल मिलते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनता है। तीसरा देखिए
DsP3 हाइब्रिड रिएक्टर्स आर ऑल एट 90 डिग्री, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ 5 ऑर्बिटल है ना, 5 ऑर्बिटल होंगे तो इस प्रकार से होंगे, इस प्रकार से। ठीक है, इन दोनों के बीच 120 का एंगल है और इसके बीच 90 डिग्री का है, तो सभी 120 के नहीं होते, ये गलत है, और जो गलत है वही सही विकल्प है। ठीक है ना। D2sp3 hybridizers are directed towards the corner of a regular octahedron। D2sp3 या sp3d2 ये ऑक्टाहेड्रल होता है, एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन के हर कॉर्नर पर डायरेक्टेड होता है, ये भी सही है। तो केवल विकल्प सी गलत है, बाकी ए, बी और डी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कहना है इनका। इनका कहना है कि बोरेक्स, कंपोजिशन ऑफ बोरेक्स टिंकल, ठीक है, बोरेक्स डेकाहाइड्रेटेड सोडियम Na2B4O7 10H2O, ये बोरेक्स या टिंकल का फार्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9, Na2B4O7 10H2O। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, सोडा ऐश, ये सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा ऐश के नाम से जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट, इसको ध्यान देंगे, सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, जिप्सम, ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, इसको जब हम गर्म करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर तो डिहाइड्रेट होके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, जिससे जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल में आधा मॉलिक्यूल वाटर का, या कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल वाटर का, बात वही है। चाहे हम इसको लिख दें CaSO4 1/2 H2O, या फिर ट्वाइस CaSO4 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिप्सम जो है डिहाइड्रेट होके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। 20 सवाल हो गए। अब यहां से नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, और जब तक ये हमें लगता है कि 20 के हिसाब से 3 दिन लगेगा, 3 दिन बाद फिर हम प्रैक्टिस सीट वाले क्वेश्चन शुरू करेंगे, इसको खत्म करा दें।